हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस सेशन में 12वीं फिजिक्स के ऑप्टिक्स यूनिट के 15 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनकर और अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्त, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। देखिए, पूछ रहा है किस कारण पूछ रहा है किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। तो दोस्त, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हमें समझना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप जानते हैं, जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसके दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसे प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाती है तो उस समय अगर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाती है तो वह आपतन कोण ही क्या कहलाती है? क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को किससे सूचित करते हैं दोस्त? सी से। अब देखिए, जब क्रांतिक कोण का मान बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। दोस्त, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कौन कौन से घटनाएं घटती है? तो ये तो आप पहला समझ गए कि वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। दूसरा, पानी के अंदर वायु का बुलबुला चमकता है, साथ साथ मृग मरीचिका भी बनती है। किसके कारण मृग मरीचिका बनती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और पूर्ण परावर्तक प्रिज्म भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दोस्त, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न दोस्त क्या कह रहा है? तालाब की तली कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या? देखिए, तालाब की तली कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्त प्रकाश का अपवर्तन। क्यों प्रकाश के अपवर्तन? इसका कारण क्यों है? क्योंकि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में क्या होते हैं? परिवर्तन, जिसे क्या कहते हैं दोस्त? प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है, पानी में रखी हुई छड़ तिरछी प्रतीत होती है, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो दोस्त, आप समझ गए प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या होती है। अब यहाँ से दोस्त आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्त? कर रहा क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह कोण होता है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। देखिए, विरल माध्यम में जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो वही सघन माध्यम में बना कोण क्या कहलाता है दोस्त? वही सघन माध्यम में बना कोण कहलाता है क्रांतिक कोण। जैसे कि अगर हम बात कर देते हैं, जैसे ये सघन माध्यम है और ऊपर विरल माध्यम है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटते हटते अगर ये प्रकाश की किरण 90 डिग्री के एंगल पर चली जाती है तो यही आपतन कोण क्या कहलाती है दोस्त? क्रांतिक कोण। अब यहाँ से 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है यदि कांच से वायु का क्रांतिक कोण ए हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए, कांच से वायु यानी कांच माध्यम जो हो जाएगा वो सघन माध्यम, और वायु क्या है? विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वही कह रहा है क्रांतिक कोण। तो देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। और क्रांतिक कोण को क्या कहा रहा है? ए। तो यदि कांच से वायु, देखिए कांच से वायु के लिए अगर अपवर्तनांक निकालते हैं, कांच से वायु, तो दोस्त कांच से वायु, जब हम कांच से वायु निकालेंगे तो कांच से वायु में क्या हो जाएगा दोस्त? साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तनांक का क्या सूत्र होता है? साइन आई बटे साइन आर। तो देखिए, साइन आई यानी आपतन कोण का मान क्या है? ए, साइन ए। अब बटे साइन आर, तो आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री होता है दोस्त? 90 डिग्री।
अब देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये साइन ए बटे 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। ये कांच से वायु निकल रहा लेकिन उल्टा पूछ रहा वायु के सापेक्ष कांच, तो इसको उलट दीजिए, 1 बटे साइन ए। तो देखिए दोस्त 1 बटे साइन ए को हम क्या कहते हैं, 1 बटे साइन ए को कॉसेक ए। अब देख लीजिए कॉसेक ए कहाँ है, कॉसेक ए बी नंबर में उत्तर है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर दोस्त। आगे यहाँ से बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर दोस्त। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा यदि किरण जाती है। देखिए क्रांतिक कोण अधिकतम, क्रांतिक कोण जब अधिकतम होने का मतलब है अपवर्तन कोण का क्या होना, अधिक हो जाना। जैसे ये क्रांतिक कोण है, ये क्रांतिक कोण है, जिस समय अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो ये कोण क्रांतिक कोण है। अब कह रहा है क्रांतिक कोण अधिकतम हो, ये क्रांतिक कोण जब अधिकतम होगा तो प्रकाश किरण अपने माध्यम में लौटती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये सघन है, तो सघन माध्यम से किस माध्यम में लौट रहा दोस्त, सघन माध्यम में। तो यहाँ कांच सघन और पानी भी सघन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कांच से पानी में। जैसे कांच से वायु नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इस सघन से विरल है, हीरे से वायु सघन से विरल है, पानी से वायु सघन से विरल। यहाँ ए नंबर सही उत्तर होगा क्योंकि कांच से पानी सघन से सघन माध्यम है। दोस्त यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ बढ़ते हैं कितने नंबर प्रश्न की ओर, 6 नंबर प्रश्न की ओर। जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पार्थिक माध्यम में जाती है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलाक्षणिक गुण नहीं बदलता है। देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग भी बदलता है, तीव्रता भी बदलता है, तरंग दैर्घ्य भी बदलता है, लेकिन आवृत्ति क्या होता है, नहीं बदलता है। तो दोस्त सही उत्तर हो जाएगा डी, आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलता है। अब दोस्त आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है जानते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, हटर जो होता है, इसे किससे सूचित करते हैं, एच जेड से सूचित करते हैं। अब दोस्त यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो स्वाभाविक है माध्यम चेंज होने से प्रकाश किरण बदलते हैं, तो ये घटना क्या कहलाते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहलाते हैं दोस्त। यहाँ से हम आगे 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा बिंदु बस स्रोत से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद परस्पर समांतर हो जाती है। आपको पता है दोस्त अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण क्या होती थी, जब फोकस से होकर पड़ती थी, जब फोकस से होकर पड़ती थी तो पुनः क्या होती थी, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ऐसा अवतल दर्पण में होता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त अवतल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण में ऐसा कोई बात नहीं है। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्त वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है, वो भी अवतल दर्पण में कब बनता है। तो दोस्त अवतल दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। इसका परावर्तक सतह धसा होता है। जब प्रकाश किरण फोकस दूरी, वक्रता केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या, जब फोकस दूरी से कम दूरी पर वस्तु रहती है तो प्रतिबिंब दूसरी ओर क्या होती है, बनती हुई दिखाई देती है, जो क्या होता है दोस्त काल्पनिक सीधा होता है। तो अवतल दर्पण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्त, कह रहा किस दर्पण में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, और अवतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी, समतल दर्पण में भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अवतल दर्पण में दोस्त अवतल एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। वास्तविक का ही दूसरा नाम क्या है दोस्त, आभासी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा 11 नंबर, प्रकाश की किरणें दो समतल दर्पणों से जो परस्पर समकोण पर अवस्थित है बारी बारी परावर्तित होती है,
तो आपतित तथा परावर्तित किरण का कोण, देखिए बारी बारी से परावर्तित होती है। दो समतल दर्पण है तो 90 डिग्री पर परावर्तित होगा, तो 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री, तो 90 कितना हो जाएगा दोस्त, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका सही उत्तर सी होगा, 180 डिग्री। अब दोस्त यहाँ से आगे हम 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा दोस्त, कह रहा आपतन कोण का वह मान जिसकी संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री। देखिए जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है तो वही आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। पिछले प्रश्न में हम बता चुके हैं दोस्त। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगा। तो दोस्त देखते हैं, अगर ये उत्तल लेंस है और ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, इसका प्रथम फोकस f1 और इसका द्वितीय फोकस 2f1, इधर 2f2 द्वितीय फोकस, और यहाँ बात कर देते हैं 2f2। अब देखिए दोस्त अगर यहाँ 2f1 पर रखते हैं वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ f2 से गुजरते हुए, और जब प्रकाशीय केंद्र से गुजरते हैं तो विचलित नहीं होते हैं। तो दोस्त यहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है 2f पर, तो देखिए एक f फोकस दूरी की दुगुनी 2 3 4, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम से कम न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा दोस्त, इसका न्यूनतम दूरी हो जाएगा 4f के बराबर। इससे अधिक भी हो सकता है लेकिन 4f के बराबर होगा। अब दोस्त हम आगे 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं तो समतुल्य लेंस। देखिए एक उत्तल लेंस है और इसी के संपर्क में दोस्त दूसरा उत्तल लेंस भी रख दिया गया, तो दूसरा उत्तल लेंस भी रख दिया गया। तो ये लेंस देखिए ये वर्तक सतह उभरा, ये भी न उभरा हुआ है, तो दोनों उभरा, ये भी क्या हो जाएगा, एक उत्तल लेंस ही होगा, समतुल्य लेंस। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर क्षमता, तो क्षमता बराबर क्या होता है दोस्त, 1/, फोकस दूरी। अब देखिए 1/, फोकस दूरी 20 है, सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या होगा गुना, 20 × 100। अब देखिए 20 × 100, इसका मतलब ये है कि 5, और यही मीटर प्रति क्या हो जाएगा, डायोप्टर, 5 डायोप्टर इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्त आज कुल 15 प्रश्न आप अच्छे समझे होंगे। हमको लगता है कि आप इसे कॉपी में, अपने नोट कॉपी में नोट भी किए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। फिर अगले वीडियो कल निर्धारित समय पर डाला जाएगा। थैंक यू।